आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, दो गोलों का आयतनों का अनुपात हमें दिया गया है जो कि है 64:27 और इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले जो हमें दिया गया हम उसी को निकालते हैं। अगर हमें गोले के आयतन का अनुपात हमें दिया गया है तो हम सबसे पहले गोले के आयतन के अनुपात तो दिए गए हैं, लेकिन उनके आयतनों को निकालते हैं। ठीक है, इसलिए उनके आयतन का सूत्र लगाते हैं सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले हम पता है दो गोले और उनके अनुपात निकालना है। तो पहला गोला उसका आयतन, क्योंकि हमें आयतन दिए तो पहले आयतन नहीं लगा लेते हैं, क्षेत्रफल बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। बस त्रिज्या बदलेगी, बाकी 4/3 और पाई आर तो वैसे का वैसा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले 4/3 और पाई तो क्रॉस कर देते क्योंकि ये तो सिमिलर रहेगी। अब R1 और R2 ये बाद में देखते हैं, और इनका आयतन का अनुपात हमें दिया 64/27 अनुपात हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये R1 जो है इसके ऊपर से क्यूब हटेगा तो 64 पे क्यूब रूट चला जाएगा, और R2 के ऊपर से हटेगा तो 27 पे क्यूब रूट चला जाएगा। यानी कि R1 और R2 कितनी आ रही है, देखो 64 का क्यूब रूट अगर हम निकालेंगे तो ये निकलेगा 4 और 27 का निकलेगा 3। यानी पहले की त्रिज्या 4 है, दूसरे की त्रिज्या 3 है। अब हमें निकालना है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्याएं बदलेगी बस। तो देखो 4 और पाई तो कॉमन होगा तो क्रॉस हो जाएगा। अब आर पहले की हमने निकाले कितनी थी, 4, और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। दूसरे की R2 हमारे पास थी 3, उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया 4 चौक 16 और 3 तिया 9। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना निकलेगा गोले का, 16:9। इससे ज़्यादा ये है कि हम इसे हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये किसी एक टेबल में क्रॉस हो नहीं रहा है। अगर ये किसी एक टेबल से क्रॉस होता तो हम कर देते, ये नहीं हो रहा है तो ये आंसर वैसे का वैसा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया 50 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है और उससे किसी नाव का अवनमन कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो नाव की लाइट हाउस से दूरी बतानी है, कितना है। देखिए, यहाँ पे जो सवाल हमें दिया गया है उसमें हमें सबसे पहले एक लाइट हाउस बनाना है। प्रश्नावली 9 का सवाल है तो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। देखिए, यहाँ पे हमें दिया गया लाइट हाउस की ऊंचाई बता दी है 50 मीटर है, और उससे कुछ दूर एक नाव चल रही है और नाव से अवनमन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो मैंने बता रखा है कि ज़्यादा कंफ्यूज कभी मत होना, जो अवनमन कोण होता है वही हमारा उन्नयन कोण हो जाता है, क्योंकि एकांतर कोण तो बराबर ही होते हैं। तो हमें बस ये लाइट हाउस की उस नाव से दूरी बतानी है। ठीक है, वैसे तो यहाँ से है लेकिन हमें पता है कि ये दूरी सिमिलर ही रहेगी, तो जितनी ये रहने वाली उतनी ये रहेगी। तो हम इसे निकाल लेते सीधा। तो हमें पता है कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, एक हमें दिया गया, एक हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम क्या मान सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हमें ज्ञात करना है एक्स, और बट्टे में दिया हुआ है 50 और बराबर में है 60 डिग्री। अब ये एक्स था आधार और 50 था लंब। अगर लाल कक्का की ट्रिक आपने पढ़ी होगी ढंग से तो उसमें आप देख लेना, आधार बट्टे लंब बनता है साइन कोस टेन कोट के अंदर, और इसे अगर आप 50/x लेते तो लंब बटे आधार बनता 10। दोनों तरीके से ही कर सकते हो, कैसे भी कर लेना। तो x बटे में 50 है, कोट 60 का मान अगर आपको याद होगा तो ठीक है, वरना सारणी की हेल्प से आप लिख सकते हो 1/√3। देखिए x है, ये 50 जो भाग में है वो उधर गुणा में जाएगा, 1 के गुणा में 50 जाएगा तो 50 आ जाएगा, बट्टे में √3 है, और √3 है तो बट्टे अगर आपके हर में अंडर की संख्या हो तो उसका परिमेयकरण करना पड़ता है दोनों तरफ गुणा करके। और अगर इसके साथ कोई प्लस माइनस होता तो वो निशान अपोजिट हो जाता, अगर प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं है, सिर्फ अंडर की संख्या है तो हम दोनों तरफ परिमेयकरण कर देंगे, दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो x बराबर देखिए 50 है, ये √3 आ गया, और √3 कितना हो गया 3। काट सकते तो काट लीजिए क्योंकि पॉइंट में आंसर जाएगा, वरना आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। हमें वो दूरी बतानी थी, वो दूरी x, और x हमारा निकल गया 50 √3 बटे में 3 मीटर।
आगे सवाल नंबर 3 है कि बिंदु ए और बी मान लीजिए उनको मिलाने वाली कोई रेखा है, उसमें किसी बिंदु -3p किस अनुपात में विभाजित करता है कि p का मान ज्ञात करो। देखिए इन पॉइंट्स को कोई अनुपात में विभाजित किया जा रहा है, तो जो मान आएगा बीच वाले बिंदु का जो अनुपात में कट रहा है उसका मान ये है। अब उसमें भी p आ गया तो p का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम बिंदुओं को लिख लेते हैं क्या दिए गए हमें। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं, एक रेखाखंड बना लेते हैं जिसमें पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। अब इसमें हमें दिया गया है ए का जो हमें निर्देशांक है वो भी दिया है, बी का भी दिया है। तो ए का दिया -5/4 और बी का दिया है -5 और 4 और -2 और 3। और ये कोई बिंदु आ रहा है जो नहीं पता तो सी दे देंगे। उसका आंसर तो हमें दे दिया -3 और p है, लेकिन किस अनुपात में कर रहे हैं ये भी हमें नहीं पता है, लेकिन अनुपात से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें निकालना वो p का मान। सबसे पहले जब अनुपात नहीं हो तो आप उनको निकाल सकते हो, आप मान सकते हो अनुपात हमने k और 1 ले लिया, ठीक है। तो आप सबसे पहले अनुपात का फॉर्मूला लगाए, जब भी ऐसे कोई x y या p ऐसे आपको दे दिया जाए ना, तो आप पहले इनके अनुपात को मानिए और अनुपात का फॉर्मूला लगाइए। देखिए पहले होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में दोनों का जोड़। ऐसे ही y का मान भी निकाल सकते हैं हम, बस x की जगह y आ जाता है और बराबर में x का मान निकलेगा। देखिए m को हमने k माना था, x2 देखो ये होता है a और b, x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 हमारे कितना है -2 प्लस m2 हमारे पास है 1 माना है, x1 हमारे पास है -5 और बट्टे में दोनों का जोड़, और x का मान जो पहला मान होता है वो -3 हमें दिया गया है, सिंपल सा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे फ्री करते हैं, जो बट्टे में संख्या है वो उधर जाएगी, गुणा करेगी -3 से। तो देखिए अगर k -3 से गुणा करेगा तो हो जाएगा -3k, प्लस का एक -3 से गुणा करेगा तो -3 हो जाएगा। चलिए अब बचा ये -2 की गुणा k से -2k, -5 की गुणा 1 से -5 और माइनस प्लस माइनस, सिंपल हो गया। अब हम क्या करते हैं, k को अलग करते हैं, माइनस का 2k है, ये माइनस का 3k इधर आके प्लस का 3k, ये माइनस का 3, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5। तो देखो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएगा तो 1k बचेगा किसका, प्लस का, और माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा किसका, प्लस का। तो k का मान 2 निकल गया, यानी अनुपात हमारे क्या आ गए, k की जगह 2 और 1 हमने मान रखा था, ये हमारे अनुपात तो आ गए। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था p का मान, और p का मान है y की तरफ, तो हमें y का मान लगाना पड़ेगा। और y का फॉर्मूला भी वही होता है सिमिलर, कि m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बट्टे में दोनों का जोड़ अनुपात का और बराबर में y का मान। देखिए m1 तो हमने निकाल लिया, अब k था माना था, लेकिन k का मान भी 2 आ गया, तो 2, y2 कितना है 3, प्लस m2 कितना था हमारे पास 1, y1 कितना था 4, बट्टे में दोनों का जोड़, तो जोड़ हो गया 2 + 1, और y का मान p है, वो p हमें निकालना है। तो देखिए 2 × 6, 4 × 4, ठीक है। और ये जो भाग में संख्या है उसको फ्री कर देते गुणा में, तो 2 की गुणा p से करेंगे तो हो जाएगा 2p, और p की गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 1p, वरना ऐसे में हम कर सकते हैं 2 × 1 3 और 3p हो जाता। तो कहने का मतलब वो 3p ही होता, और ये हो गया 10। अब हमें सिंपल सा एक ही चीज देखनी है यहाँ पे कि p है, p रहे क्या है यहाँ 10 था, और ये 3 जो गुणा में था वो इधर किस में आ जाएगा, भाग में। अगर कटे तो ठीक है, नहीं कटे तो p का मान आ गया p बराबर 10/3, वरना पॉइंट में 3.33 भी आ जाता। तो इस प्रकार का ये सवाल आएगा। अब इसमें एक चीज देखनी है, यहाँ पे जो निशान होते हैं उनका ध्यान रखें, अगर माइनस है तो माइनस का इस्तेमाल कीजिए, प्लस है तो प्लस का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तरीका ये रहेगा, निशान बदल सकते हैं, संख्याएं बदल सकते हैं, लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। आगे देखते हैं हम सवाल नंबर 4। आगे सवाल नंबर जो हमारा दिया गया है 4, देखिए सवाल नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बतखों का एक समूह है, इसमें कुल बतखों की संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुणा तालाब में खेल रहे हैं। अब बचे हुए 2 बतख पानी में तैर रहे, बतखों की कुल संख्या में ज्ञात करनी है।
देखिए सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, बट इतना डिफिकल्ट है नहीं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बतखों के एक समूह में कुल बतखों की संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम बतखों की संख्या x मानेंगे, फिर उसका वर्गमूल करना है, यानी x का वर्गमूल होता है अंडर रूट एक्स, उसका 7/2 गुना तालाब में खेल रहे हैं और बचे हुए 2 यानी +2 पानी में तैर रहे हैं। पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। देखिए सवाल को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिएगा और इसे ध्यान से देखिएगा। हमें यहाँ दिया कि सबसे पहले कुल बतखों की संख्या कितनी है, तो कुल बतख हमें नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे x, यहाँ लिख देंगे माना कुल बतख, ठीक है। बाद में हम इनकी संख्या निकाल लेंगे। फिर ये कह रहा है कि जो कुल बतख हमारे पास है उसका वर्गमूल, वर्गमूल तो ऐसे निकलता है, उसके 7/2 गुना बतख खेल रहे हैं और उसके साथ बचे हुए 2 बतख और है, यानी +2। वो बचे हुए 2 बतख इसमें जुड़ेंगे ना, तो वो 2 बतख और जो पानी में तैर रहे हैं, ठीक है ना, वो सब मिलाने के बाद कुल बतख हो जाएंगे x। यानी कि ये कह रहा है जो आपकी कुल बतख है उसका अंडर रूट उसके 7/2 गुना वाले बतख और 2 बतख और खेल रहे हैं, ये टोटल कुल मिला के हमारे हो जाएंगे x, यानी कुल बतख के बराबर। सिंपल सा लग रहा होगा अब आपको, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का ध्यान और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ 7 की गुणा करेंगे तो अंडर रूट की संख्या पीछे हो जाती है, भाग में 2 है, प्लस में 2 है, बराबर में x है। अब क्या करेंगे, देखो जब भी आपको कहीं अंडर रूट लग रहा हो तो उस अंडर रूट को हटाने का एक तरीका होता है, और वो कैसे हटा सकते हैं कि अगर हम उस पर स्क्वायर करें तो वो अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन एक तरफ तो स्क्वायर नहीं कर सकते, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर यानी वर्ग कर देंगे। तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए वर्ग करना है तो कैसे होगा, हमारे पास था 7/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, प्लस में 2 और बराबर में x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज मेरी रह गई थी, वर्ग पहले नहीं करते हम एक चीज करते हैं, जो ये 7/2 अंडर रूट एक्स है बराबर में x है और ये प्लस का तो इधर माइनस का। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये फ्री हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए वर्ग ऐसे होगा, 7/2 अंडर रूट एक्स है उसका वर्ग हो जाएगा और x - 2 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 7 का वर्ग तो सीधा 49 हो गया, 2 का सीधा 4 हो गया, अंडर रूट एक्स का x हो गया, और इधर तो a - b होल स्क्वायर की सरल समीकरण लगेगी। इसमें होता है a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -2 गुणा a और b, ax और b 2। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 49x/4 है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4 और माइनस का 2 दूना 4x। अब हम एक चीज करते हैं कि इस 49x को हम यहीं रख देते हैं और ये 4 जो भाग में वो पूरा चला जाएगा इधर गुणा में, तो गुणा में जाएगा तो सभी के गुणा में जाएगा, इस प्रकार से 4 गुणा और बाकी वैसे का वैसा। तो देखिए 49x तो वैसे का वैसा था, 4 की गुणा x स्क्वायर से करने पे आएगा 16x स्क्वायर। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 की 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16x। एक चीज ध्यान से देखिएगा, 4 की गुणा x स्क्वायर से की थी, मैंने गलती से यहाँ पे 4 समझ लिया, ये 4 नहीं होगा, 4 की x से स्क्वायर से करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 16 नहीं आएगा। प्लस में 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16 और x का x आ जाएगा। अब हम अलग करते हैं, देखो 4x स्क्वायर तो था, ये प्लस का सॉरी माइनस का 16x है और ये प्लस का 16 है, और ये प्लस का 49x इधर है, किसका हो जाएगा माइनस का 49x, और बराबर में क्या बचा है 0। अब x स्क्वायर की देखो एक ही है पद, ठीक है, x की देखो माइनस का 16x और माइनस का 49x, तो माइनस माइनस क्या हो गए हैं प्लस, तो 16 और 49 हो गया 65x, किसके दोनों माइनस के, बड़ी संख्या के वाला निशान आ गया। फिर हमारे पास क्या बचा यहाँ पर प्लस का 16 वैसे का वैसे, और बराबर में क्या बचा है कुछ नहीं, 0 ही होता है।
अब हम इसको द्विघात समीकरण को हल करेंगे, द्विघात समीकरण बन चुकी है। तो हमें पता है पहले पद की तीसरे पद से क्या होती है, गुणा, और लिखने में वैसे का वैसे ही होता है। तो 4 की गुणा जब 16 से करेंगे तो आएगा 64। 64 का हमें वर्गमूल निकालना है कि जोड़ने घटाने में 65 आ जाए और गुणा करने पे 64। तो इसका देखो सिंपल सा तरीका है, 64x और x, यहाँ पे जो निशान है वो माइनस का है, तो हम दोनों को प्लस करेंगे तभी तो 65 आएगा, तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे। अब देखो 64 का और 1 का गुणा करने पे 64 आ गया, और 64 और 1 में माइनस माइनस प्लस करने में 65 आ गया। तो इसके वर्गमूल कुछ इस प्रकार होंगे, आप करके देख सकते हैं। अब 4x² माइनस 64x में कॉमन देखिए 4 आ रहा है और x भी आ रहा है, तो 4 से 4 गया, x² से x गया तो x, माइनस 4 से 64 जा रहा है 16 बार, और x से x गया तो कुछ नहीं, माइनस यहाँ पे x कॉमन लिया, x से x, सॉरी x नहीं 1 कॉमन आएगा। क्या हो रहा है आज, 1 का गुणा 1 का भाग x से x, माइनस और प्लस माइनस, और 1 का 16 में 16 भाग बराबर में 0। तो देखो ब्रैकेट में जो है वो वैसे का वैसा, और ब्रैकेट से बाहर जो है 4x और माइनस का 1। अब या तो आएगा x माइनस 16 बराबर 0, या आएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो हम देखते हैं, देखो x है, ये माइनस का 16 इधर के प्लस का हो गया, या आ गया x है, ये माइनस का 1 इधर के प्लस का 1, और ये गुणा में 4 इधर के भाग में 4। तो देखो अब x हमारे थे बतख, बतख भाग में तो आ नहीं सकते कुल बतखों की संख्या, बतख तो सीधे ही आ सकते हैं। तो x का मान कितना है हमारा 16, कितना है 16, तो हमारा आंसर ये सही रहेगा। तो कुल बतखों की संख्या कितनी आई है, बतखों की कुल संख्या, यह आ गया हमारा 16। आप चाहें तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे YouTube शॉर्ट्स पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं एक बार के लिए, और यहाँ से भी समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सारणी दी गई है, माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर दिया गया वर्ग अंतराल और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, और माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस सारणी को बना लेते हैं हम। देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले निकालनी होती है CF, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता सिंपल तरीके से निकलती है, पहला F यानी बारंबारता CF के बराबर होती है, फिर आगे प्लस करते रहो, 9 में 5 14, 14 में 8 22, 22 में 12 34, 34 में 13 47, और 47 में 3 50। सिग्मा F करो चाहे मत करो वही होता है जो हमारे CF का आखिरी पद होता है, और उसे हम किसके रूप में जानते हैं, n के रूप में भी जानते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें n चाहिए, और n के भाग में 2, तो n है 50 और भाग में 2 तो आएगा 25, और ये हमें CF में ही देखना है क्या 25 आ रहा है, और नहीं आ रहा तो उससे जस्ट बड़ी संख्या, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये है उससे जस्ट बड़ी संख्या। तो इस पूरे को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा n/2 के हिसाब से करेंगे तो आपका सवाल इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको करना है क्या, n जो हमारे पास यहाँ पे आता है जोड़ कर लीजिए, 9 5 14, 8 22 और 12 34 और 3 47 और 3 50, ठीक है, और उसमें 2 का भाग लगा, और उससे जस्ट बड़ी संख्या आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। जो भी आपको मिले उसके सामने वाला ध्यान से देखो, वर्ग अंतराल, इसके अंदर लोवेस्ट नंबर को हम बोलते हैं L, और H बोलते हैं इनके अंतर को, जो आया 60 - 50 10। ये दोनों होने के बाद अब हमें जो माध्यक का सूत्र होता है उसे हम ध्यान से यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि हमें जो जो चाहिए होती है उन चीज़ों को हम ध्यान से आगे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लगाते हैं L प्लस, उसके बाद आ जाएगा हमारा n/2 माइनस CF बटे में F और गुणा में H। तो L हमारे पास है 50, n हमारे पास था 50 बटे में 2, CF जो कैसे निकलेगी, देखो CF और F जो आपने 25 से जस्ट बड़ी संख्या आपको मिली है उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F जो है 12, और उससे ऊपर जितनी संख्या है उनका CF, तो ये होता है 8 और 9 17, 17 और 5 22, और ब्रैकेट में माफी गुणा में H हमने देखा था अंतर वैसे सबका 10 है तो 10 ही आना है। अब देखिए यहाँ होता है 50 और यहाँ होता है 10,
50 में 2 का भाग जाएगा तो 25 बार जाएगा, माइनस में 22 है और बट्टे में 12 है। 25 में 22 जाएगा 3, भाग में है 12, गुणा में है 10। तो ये जा रहा है 3 से 12 जा रहा है 4 बार। तो यहाँ बच्चा हमारे पास 1 की गुणा 10 से 10, भाग में 4, तो 50 है और 4 का 10 में भाग लगाओ तो जाएगा 2.5 बार यानी 2.5। तो आंसर आ गया 50 2 52.5। यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक, मीडियन। फिर आ रहा अगला क्वेश्चन, छठा नंबर, सारणी में अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों की संख्या में दी गई है, माध्य और बहुलक हमें ज्ञात करना है। इस एक ही सवाल में हमें माध्य भी निकालना है और माध्यक और बहुलक भी निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, चाहे किसी भी विधि द्वारा करो, हमें x निकालना था। x कैसे निकलता है, वर्ग अंतराल यानी CI किया, हमें जो लोवेस्ट और आपको हाईएस्ट दोनों यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ना, 2 का भाग लगाना है, आधा करना है। तो 5 और 15 20 का आधा 10, 15 25 40 को आधा करेंगे तो 20 यानी 2 का भाग, 25 35 60 का आधा 30, 35 45 80 का आधा 40, 45 और 55 100 का आधा 50, 55 और 65 ये हो गया हमारा 140 का आधा 70, सॉरी 120 का आधा 60, 55 और 65 120 का आधा हो गया 60। अब हमें क्या करना है, यदि हम, क्योंकि छोटा वर्ग अंतराल है, हम यहाँ पे कोई विधि नहीं दिए तो हम प्रत्यक्ष विधि भी यूज कर सकते हैं। बाकी आपको कल्पित माध्य और पग विचलन माध्य भी बताया हुआ है। किसी भी अगर विधि को बोला जाए तो उसको आप हल कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि को हल करने का तरीका है कि f और x की गुणा कर दो, fx निकाल लो, जो है 6 की गुणा 10 से करने में कितना आएगा 60, 11 गुणा 20 से करने पे आएगा 220, 21 की गुणा करनी है 30 से तो हो गया 0, 630, 23 की 40 से करनी है तो ये हो गया 0, 920, 14 गुणा करनी है 50 से तो हो गया 0, 700, और ये हो गया 50 की 60 से 300। फिर हमें f और fx दोनों का सिग्मा यानी कि जोड़ निकालना होता है। देखो 6 और 11 17, 17 और 21 38, 38 और 23 61, 61 और 14 75 और 5 80। इसको भी प्लस करना है, देखो 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, जगह कम है। फिर 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 13 ही रहेगा, कैरी 1, 1 और 2 3, 3 6 9, 9 9 18, 18 7 25, 25 3 28। एक बार रीचेक कर लीजिएगा, प्लस में मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये प्लस भी सही होना जरूरी होता है। अब हमें अगर प्रत्यक्ष विधि से हम निकाल रहे हैं तो हम लिख देंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य, जो होता है सिग्मा fx बट्टे में सिग्मा f। देखिए सिग्मा fx का मान ये रहा 2830 और सिग्मा f का मान ये रहा 80, 0 से 0 कट गया है। अब आप भाग लगा दीजिए, जा रहा है 8 तिया 24 बच गया 4, 8 पंजे 40 बच गया 3 पॉइंट, 8 तिया 24 बच गया 6, 8 7 56, 8 पंजे 40। ये हमारा इस सवाल का निकल गया है माध्य। अब इसी सवाल में हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो जैसे आपको पहले ही बता रखा है कि बहुलक के लिए हमें जो सारणी होती है उसमें अतिरिक्त कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस सारणी का प्रयोग करना है जो हमें CI और F दिया हुआ है उसी को, और उसी का प्रयोग करते हुए मैं आगे इसे हल कर देना है कि हमारा बहुलक कितना आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसी के अंदर अथवा में हमें दिया गया है, अथवा में नहीं है सॉरी, इसके साथ में ही है बहुलक, और बहुलक निकालने के लिए हमें बहुलक का फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, जो होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2
और गुणा में h। तो देखिए सबसे पहले बहुलक के लिए आपको f1 निकालना था, वो आपको मिलेगा f से, क्योंकि f है तो f में मिलेगा। सबसे बड़ा मान जो है 23, वो हमारा हो जाएगा f1। f0 होता है उससे ऊपर वाला मान 21, और 2f1 वापस से वही होगा जो हमने सबसे बड़ा मान निकाला है 23, और f0 उससे ऊपर वाला मान 21, और माइनस में f2 ये होता है उससे नीचे वाला मान 14। देखिए सबसे बड़ा f1, उससे ऊपर f0 और उससे नीचे f2, और गुणा में l और h बच गया। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यानी f थी बारंबारता, उसके सामने लोअर लिमिट तो l होती है जो हमने पहले भी देखा है, और उन दोनों का अंतर होता है h। 45 माइनस 35 10। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट से पहले कुछ भी हल नहीं करोगे आप, ब्रैकेट को हल करना है सिर्फ। 23 माइनस 21 2, 2 गुना 23 हो गया 46, ये माइनस माइनस हो गए प्लस, 21 और 14 दोनों हो गए 35, 2 है 46 में से 35 माइनस करेंगे 11 गुणा में 10। तो देखिए 35 है प्लस 2 की गुणा 10 से 2 ढाई 20 बट्टे में 11, तो 35 प्लस में रहेगा 11 का 20 में भाग लो, ये जाएगा 11 एकम 11, बच गया 9.90, 11 8 88, फिर 2 11 एकम 11, ये आगे चलता रहेगा इसी प्रकार 11 8 88। तो 35 और 1 हो गया 36.81, ये हमारा निकल गया इस सवाल का बहुलक कंप्लीट। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है। ये हमारा क्वेश्चन एपी से। देखिए इसमें हम सिंपल सा देखते हैं कि 7 से डिवाइड हो जाए लेकिन 3 अंकों की संख्या हो। 3 अंकों की मिनिमम अगर हम देखें तो 100 होता है, क्योंकि उससे पहले 99 तो 2 अंकों का होता है, लेकिन 100 7 से डिवाइड नहीं है। फिर देखते हैं 101, वो भी नहीं है, 102 वो भी नहीं है, आप डिवाइड कर करके देख सकते हैं। 103 वो भी नहीं है, 104 वो भी नहीं है, 105 7 से डिवाइड है, आप चेक कर सकते हैं। 7 एकम 7 बच गया 3, 7 5 35। अगली संख्या निकालने के लिए हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं। अगर 7 से डिविजिबल चल रहा है तो 105 के बाद 7 के अंतर से संख्या आएगी जो 7 से डिवाइड हो जाएगी, 112, फिर 119, फिर 126, और ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहेगी। हमें पद बताने कितने पद है जो 7 से डिवाइड हो, तो आखिरी संख्या भी हम निकाल लेते हैं। आखिरी संख्या अगर हम देखें तो 1000 होता है 4 डिजिट में, हमें 3 डिजिट में चाहिए तो 999, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही हमें देखना पड़ेगा क्या 998 जो इससे कम था वो 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर हम देखेंगे उससे भी कम संख्या जो 7 से डिवाइड पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं 998 भी नहीं हो रहा है, फिर हम देखते हैं 997 भी नहीं हो रहा है, 996 भी नहीं हो रहा है, 95 भी नहीं हो रहा है, 994 हो रहा है जो 7 से डिविजिबल पूरा है। तो अब हम देखते हैं कि हमें ए भी मिल गया है, डी भी मिल गया है, इनका अंतर आप निकाल सकते हो 112 माइनस 105 7 ही आएगा, और आखिरी पद भी मिल गया 994 जिसे हम एल के रूप में भी ज्ञात करते हैं एपी के अंदर बताते हैं। मतलब हमें पद बताने थे कितने पद आ रहे हैं, तो हमें वो बताने ए एन, वो हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन और एक साथ साथ हमें बताना था कि वो संख्याएं पद कितने हैं, तो वो पद हमें पता नहीं है कितने हैं, लेकिन हमें एक चीज पता है कि यहां पर हम a प्लस एन माइनस ए गुणा डी जो इसका फॉर्मूला लगाएंगे उसमें मान हमारे पास सारे दिए हैं। तो ए एन वो हमारे पास है 994, ए वो है 105, एन हमें पता नहीं है, और डी हमारे पास था 7। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये 994 है ना, ये 7 जो गुणा में है वो इधर आ जाएगा भाग में, बाकी वैसे का वैसा। ये 7 गुणा से भाग में आ गया तो भाग लगा दो भाई, 7 एकम 7 बच गए 2, 7 चौक 28 बच गया 1, 7 दूना 14। अब क्या करना है, ये प्लस का जो 105 इधर है किसका आ जाएगा, माइनस का 105, बाकी वैसे का वैसे। तो 142 में से जब 105 माइनस करेंगे तो बचेगा 37,
और ये n, ये माइनस का एक इधर आएगा, प्लस का एक हो गया, तो 38 कितना आ गया n, यानी वो पद कितने आएंगे 38। अगला हमारा सवाल नंबर है 7। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होती है। ये एपी से रिलेटेड सवाल है, तो इसके लिए हम पहले 3 अंकों की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए इतना आपको पता है कि 3 अंकों की मिनिमम जो संख्या होती है 100, क्योंकि 99 तक तो डबल डिजिट होती है 2 अंकों की, तो 100 और 7 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 100 3 अंकों की पहली संख्या है, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं हो रही है। ऐसे आप डिवाइड करके देखिए 101, 102, 103, 104, 105 वो संख्या होगी जो 7 से डिवाइड है। उसके बाद हमें 106, 7 काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको अगर एक संख्या मिल जाए तो अगली डिवाइडेबल संख्या वही होगी जितने का टेबल चल रहा है 7 का, तो 105 के बाद 7 संख्या देख लो 112 हो जाएगी, फिर 119, फिर 126, ये सिलसिला चलता रहेगा आगे। और आखिरी देखो, आखिरी हम देखते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, क्योंकि 1000 तो 4 अंकों की होगी, तो 999 अगर 7 से डिविजिबल है तो लिख देंगे, नहीं है तो उससे कम 98, 997, 996, 995, 994, ये आप भाग लगा लगा के देखिए कि डिवाइड अगर हो रहा है तो हम लिख देंगे कि 994 सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे छोटी से थी, ये सबसे बड़ी संख्या तो 7 से डिवाइड है, डिविजिबल है, विभाजित है। तो हमें यहाँ पर a मिला, हमें यहाँ पर d मिला कि a2 माइनस a1 करेंगे तो 7, हमें यहाँ पे an मिला। अब हमें वो पद निकालना है, n निकालना है, तो n निकालने के लिए हमें जो मिला उसी का फॉर्मूला लगा लेते हैं an का, जो होता है a प्लस n माइनस a गुणा में d। तो an की जगह an का मान, a की जगह a का मान, n हमें पता नहीं है, और d की जगह d का मान। तो देखिए सबसे पहले 7 की गुणा n से करने पे 7n, 7 की गुणा 1 से करने पे 7, ये 994 है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 105 संख्या और माइनस की 7 संख्या, 105 में से माइनस 7 जाएगा तो बचेगा 98, और प्लस का 7n वैसे का वैसे। 994 है, ये प्लस का 98 दे रहा है, किसका जगह माइनस का। अब 994 में से 98 माइनस करेंगे तो आएगा 896, और n के साथ वाली संख्या कहाँ जाती है भाग में, तो ये चला गया 7 से 7 एकम 7, बच गया 1, 7 दूना 14, बच गया 5, 7 8 56, यानी वो n वो पद कितने आए हैं 128। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये एपी से रिलेटेड है, इसमें a 17, 15, 13 यानी a d हमें दे रखा है, a है d हम निकाल सकते हैं, और कितने पदों का योग 81, यानी SN हमें दिया गया 81, पद हमें पता नहीं है वो हमें निकालने हैं, ठीक है। तो ये दिया गया है कितने पदों का योग 81 होगा। तो सबसे पहले हम जो एपी है वो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें a पता चल गया, हमें d भी पता चल जाएगा, a2 माइनस a1 करेंगे तो माइनस का 2, SN हमें दिया तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं जो होता है n बट्टा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस a गुणा में d। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर SN का मान जो हमें दिया वो लिख लेंगे, n बट्टा 2 है ब्रैकेट 2a की जगह a का मान 17, n पता नहीं है माइनस 1 गुणा में d हमारे पास है माइनस का 2, तो ये 81 है, ये n बट्टा 2 है, ब्रैकेट में देखो 17 दूना 34, माइनस 2 की गुणा n से करेंगे तो होगा माइनस का 2n, ये माइनस और माइनस प्लस, और 2 की गुणा 1 से 2, यहाँ पे 81 है, n बट्टा 2 है, इसमें हमें सबसे एक तो देखिए कॉमन कुछ मिल रहा है तो कॉमन लीजिए, देखिए 2 2 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन गया तो बचेगा 17, ये कॉमन मतलब भाग दे दीजिए, 2 कॉमन चला गया तो बचेगा n प्लस 2 कॉमन चला गया तो कुछ नहीं 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 कॉमन की वजह से ये दोनों एक दूसरे से कट गए, अब बच्चा 81 बराबर n, और अब इस n की गुणा हो रही है 17 से, तो हम गुणा कर देते 17n, माइनस n की गुणा n से n स्क्वायर प्लस n की गुणा 1 से n। तो देखिए यहाँ पे 81 है, यहाँ पे हो गया सबसे पहले 17n और 1n हो गया 18n, और माइनस का n स्क्वायर, ये माइनस का n स्क्वायर इधर आके प्लस का n स्क्वायर, ये 18 ने इधर आके माइनस का 18,
और ये 81 पहले से इधर ही था तो इधर ही है, इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण बन गई है, और द्विघात समीकरण अगर बन गई है तो हम इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, जो पहला पद है और तीसरा पद है उसकी गुणा करनी है, और लिखते समय वैसे के वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 की गुणा 81 से 81 आएगा। तो हमें 81 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड, हम यही निकाल लेते एक बार रफली, वैसे ही आपको कहीं रफ में निकालना है। तो ये जा रहा है 3 का 3 दूना थे 3 7 21, फिर 3 निम 27, फिर 3 3 9 और 3 एकम 3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 18 चाहिए जोड़ने घटाने पे। तो देखो 3 तिया 9 3 तिया 9, तो हम लिख सकते हैं 9n और 9n। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ हमें प्लस या माइनस ऐसे देखना है कि दोनों जुड़ जाए। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों 18 हो गए, करना मैंने 81 हो रहा था। अब पहले दो पद कॉमन आ रहा है, पहले दो पद में n स्क्वायर में से n गया तो n माइनस n से n गया तो 9। यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है 9, तो 9 से 9 गया n, माइनस प्लस माइनस, और 9 से 81 गया 9 बार, बराबर में 0। तो यहाँ पे देखिए एक तो बन रहा है आपका ब्रैकेट और एक बन रहा है ब्रैकेट से बाहर, वो भी सिमिलर ही हो गया इस बार। तो n माइनस 9 बराबर 0 या n माइनस 9 बराबर 0, तो दोनों वही बनेंगे, माइनस का 9 इधर आके प्लस का और माइनस 9 इधर आके प्लस का, यानी n बराबर तो 9 ही आएगा। तो हमने वो पद बताने थे कितने पदों का योग यहाँ पे 81 होगा, तो वो हमने बता दिए, यहाँ पे होगा वो पूरा 9 पदों का योग 81 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो सवाल था वो होता है समाप्त। आगे जो हमारा सवाल नंबर 9 है वो प्रश्नावली 8.3 का सवाल है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये हमारे एग्जाम्पल से दिया गया सवाल है। तो इसमें हमें दिया गया सेक, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 के मान बराबर। तो बराबर से ये LHS और ये RHS के बराबर होना चाहिए। इस समीकरण को सबसे पहले हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS लेने पे तो यहाँ पे हमारे पास सेक ए है, 1 माइनस साइन ए है, और ब्रैकेट में है सेक ए प्लस टेन ए, और ये बराबर 1 के बराबर हमें मान लाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए साइन और कोस में तो मान को बदलना होता है, साइन कोस को नहीं बदलना होता है। सेक को हम साइन कोस में कैसे बदल सकते हैं, 1 बट्टा कोस। फिर ब्रैकेट जो गुणा में 1 माइनस साइन को हम बदल नहीं सकते, फिर यहाँ पे गुणा ही आएगा। सेक का मान होता है 1 बट्टे कोस, और टेन का मान होता है साइन बट्टे कोस, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे 1 की गुणा 1 माइनस साइन ए से होने पे 1 माइनस साइन ही आएगा, और बट्टे में है कोस। ऐसे ही यहाँ पे हम हल करते हैं, देखो कोस और कोस प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं हम, तो हर जो होते हैं वो आ जाएंगे कोस ए का एलसीएम कोस ए। जब दोनों हर बराबर हो तो ऊपर वाले संख्या अंश वैसे का वैसा आ जाता है। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, कोस और कोस में भाग 1 और 1 की गुणा 1 से 1, प्लस कोस का कोस में भाग 1 और 1 की गुणा साइन ए से साइन ए। देखिए अब गुणा करनी है, गुणा में हमें क्या करना आता है, कोई ऊपर नीचे तो करने की जरूरत नहीं, सीधा कीजिए, यानी इसकी गुणा इससे कीजिए। यानी पहले 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए से करो, वैसे समझो तो एक सरल समीकरण बन रही है ये। a माइनस बी और a प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर ऐसे समझे, 1 की गुणा 1 से 1, माइनस प्लस माइनस साइन ए स्क्वायर, बट्टे में हो गया कोस और कोस हो गया कोस स्क्वायर। देखिए साइन और कोस हो तो हम मान नहीं बदलते, लेकिन अगर स्क्वायर दिखे साइन और कोस पे तो उसकी एकमात्र जो सरल समीकरण है वो ये है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो हमें क्या करना है, 1 और साइन को एक तरफ लेके आना है, कोस को आप दूसरी तरफ छोड़ दीजिए। तो ये 1 था इधर बराबर से, साइन स्क्वायर इधर आके माइनस का साइन स्क्वायर ए हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। बट्टे में क्या था, कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर गया तो क्या बचेगा 1, यानी कि LHS बराबर किसके है, RHS के। ये सवाल होता है हमारा कंप्लीट।
इसी में हमें एक अथवा में और सवाल दिया गया है, जो कि वहां तो हमें एक ही क्वेश्चन करना है, अगर अथवा में आता है तो ये समझाने के लिए हमें दिया गया रूट में 1 प्लस साइन है बटे में 1 माइनस साइन है बराबर होना चाहिए सेक ए और टेन ए के। तो सबसे पहले इस सवाल को हम लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले LHS लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा सवाल है 1 प्लस साइन ए बट्टे में 1 माइनस साइन ए। देखिए होता क्या है, ये अंडर रूट दोनों तरफ है, अंश और हर में। तो अगर हर में आपको अंडर रूट मिला है, अंश में तो मिला है नहीं मिला है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हर में अंडर रूट है तो उसका परिमेयकरण करना पड़ता है, ये आपको पहले ही बताया हुआ है। और फिर परिमेयकरण अंश और हर दोनों में होता है। तो 1 माइनस साइन है तो वो निशान बदल जाता है, अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस कर देना, प्लस हो तो माइनस, बाकी वैसे का वैसे। तो 1 माइनस है तो प्लस हो गया साइन ए, और बट्टे में भी 1 प्लस फिर साइन ही होगा, और उसकी गुणा दोनों तरफ की जाती है, अंडर रूट की संख्या हो तभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 1 प्लस साइन ए की गुणा 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो अंडर रूट तो वैसे का वैसे ही है। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर, ये थोड़ा सा लिखने में हो गया, दोनों यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया। बट्टे में ये हमने अभी अभी एक सवाल में करके आए थे कि 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन ए की अगर गुणा करते हैं, अंडर रूट तो वैसे का वैसे ही, गुणा करते तो हमने किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों? 1 की 1 से गुणा 1, माइनस प्लस माइनस, साइन की साइन से गुणा साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये अंडर रूट तो है, ये वैसे का वैसा है, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। और ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान हमने यहाँ पे चेंज किया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के। तो ये पूरी सर्वसमीका आप यहाँ पे भी यूज करेंगे कि क्यों हो रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान होता है 1। तो हमें क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इस तरफ रखना है, बाकी को दूसरी तरफ जाने दो। तो 1 माइनस ये प्लस का इधर आके माइनस का साइन स्क्वायर है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम रख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। देखो वैसे तो अंडर रूट आप चाहे ऊपर और नीचे अलग अलग भी लगा सकते हैं, वैसे ये हमें ये बताता है कि दोनों तरफ लगा हुआ है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला क्रॉस हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी तो लगा सकते थे, तो हम क्या करते, ऊपर वाला स्क्वायर ऊपर से और नीचे वाला स्क्वायर से क्रॉस होता, वो हमने कर दिया। तो अब हमारे पास बचा है अंडर रूट क्रॉस होने के बाद बचा 1 प्लस साइन ए, और बट्टे में बचा है कोस ए, स्क्वायर तो अंडर रूट के साथ क्रॉस हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जब ऐसी संख्या हो तो 1 को और प्लस साइन को आप अलग कीजिए, और बट्टे में एक ही संख्या है तो दोनों के बट्टे में डाल दीजिए। क्योंकि आप जब एलसीएम करते हो तो ऐसे होता है, कोस और कोस का आप एलसीएम लेते हो, फिर ऊपर वाला अगर नीचे वाला हर बराबर है तो ऊपर वाले को आप प्लस माइनस करके लिख देते हो। ये इसका अपोजिट होता है कि ऊपर वाले और दोनों को अलग अलग लीजिए और नीचे वाले को दोनों के नीचे रख दीजिए। तो 1 प्लस कोस ए का मान होता है सेक ए, और साइन बटा कोस का मान होता है टेन ए। हमें यही सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे LHS बराबर है RHS की। इति सिद्धम। देखिए ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे जो बड़े इजी है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा देखना होगा। हमें यहाँ पे दिया किसी बारंबारता सारणी का बहुलक क्या हो सकता है। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिसमें अबसद आपको टिक करने। तो किसी बारंबारता सारणी का बहुलक क्या हो सकता है, मध्यमान बीच का मान होगा, अधिकतम संख्या, न्यूनतम संख्या, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अब याद कीजिए, अगर हम बहुलक कैसे निकालते थे, बहुलक सारणी से नहीं, नॉर्मल हम जो निकालते हैं। अगर हमें किसी बारंबारता बहुलक निकालना है तो जो सबसे अधिक बार जो संख्या आ रही होती है वही तो बहुलक होता है। तो इसका आंसर देखो कितना सिंपल, अधिकतम बारंबारता वाला मान। तो बस ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, बाकी एकदम आसान है। ये भी आपने सवाल पहले पढ़ रखा है प्रश्नावली 10 से कि एक वृत्त पे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त पे अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकती है अनंत, प्रश्नावली 11 से। तो एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इसका ऑप्शन नंबर भी होगा बी। तो ऐसे सवाल आप समझते रहिए, और साथ में प्रश्नावली 8 से रिलेटेड जो हमारे सवाल 8.3 से रिलेटेड
उसमें आपको जो उदाहरण है वो भी साथ में तैयार करने हैं, ठीक है। और जो हमारा जो सबसे बड़ा सवाल आने वाला है प्रश्नावली 8.3 का जो फोर्थ क्वेश्चन के जो 5वें क्वेश्चन में जो सिद्ध करने वाले सवाल है, उसमें आप सभी क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल से भी आ सकता है। तो आप इन सभी सवालों को दोहराते रहिए और इन महत्वपूर्ण सवालों को भी बार बार करके देख लीजिए। इनसे ज़्यादा कुछ भी आने वाला है नहीं, तरीके यही रहेंगे, संख्याएं बदल सकती है, माध्य, माध्यक, बहुलक, एपी, 8वीं प्रश्नावली, ठीक है। उसके अलावा प्रायिकता, ये सब वही रहने वाले हैं। हमें क्षेत्रफल और इन सभी का अनुपात, ये जो आयतन और क्षेत्रफल और ये जो फॉर्मूले थे, ये सभी हमें याद रखने पड़ेंगे। और प्रमेय भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ताकि वो भी पूछी जा सकती है। और साथ में अपरिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका, एलसीएम, एचसीएफ, इनसे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो आप इन सवालों का रिवीजन कीजिए और आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।